हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूं। आज मैं आप लोगों से बाबर के आक्रमण के समय भारत की क्या स्थिति रही थी, इसके विषय में चर्चा करूंगी। बाबर के आक्रमण के समय भारत की स्थिति क्या थी, इस संदर्भ में हम यह देखते हैं कि भारत का इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि भारत में जिस समय भी केंद्रीय शक्ति का अभाव विद्यमान रहा है तथा जिसके कारण छोटे एवं स्वतंत्र राज्य की स्थापना होने लगी थी तथा इनमें युद्ध की निरंतरता रही है, उस समय भारत निश्चित रूप से विदेशी आक्रमण का शिकार हुआ है। अगर हम तुर्क अफगान शासन की पृष्ठभूमि को देखें तो यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि उस समय की राजनीतिक विभाजन की जो स्थिति भारत में विद्यमान रही थी, उसी के कारण विदेशी शासन की नींव भारत में डाली जा सकी थी। भारतवर्ष में मुगल आक्रमण के समय भी भारत में केंद्रीय शक्ति की दयनीय स्थिति रही थी, जिससे भारत में मुगल साम्राज्य की नींव स्थापित करने में विदेशी आक्रमणकारियों को सफलता मिली थी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल को अगर हम देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि दिल्ली सल्तनत मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही पतन की ओर अग्रसर हो गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही केंद्रीय शक्ति की कमजोरी का लाभ उठाकर अनेक स्वतंत्र राज्य का अस्तित्व कायम हो चुका था और इसी समय दिल्ली सल्तनत के समक्ष तैमूर के आक्रमण का आ जाना दिल्ली सल्तनत के लिए एक ऐसी समस्या थी जिसने दिल्ली सल्तनत के पतन के मार्ग को पूरी तरह से प्रशस्त कर दिया था। अगर हम तुगलक वंश के बाद के इतिहास को देखें तो हमें यह जानकारी मिलती है कि दिल्ली सल्तनत पर सैयद और लोदी वंश के शासकों के द्वारा शासन किया गया था, किंतु उनके शासन काल में दिल्ली सल्तनत दिल्ली, आगरा, जौनपुर, बिहार और दोआब तक ही सीमित रह गया था। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में केंद्रीय शक्ति के रूप में अपने आप को सिकंदर लोदी ने स्थापित करने का प्रयास किया था, लेकिन उसे इसमें कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। केंद्रीय शक्ति के पूरे भारतवर्ष में अनुपस्थिति के कारण भारत विदेशी आक्रमण के लिए एक बहुत ही आसान विजय का मार्ग प्रशस्त कर रहा था। बाबर के आक्रमण के पूर्व के भारत की स्थिति के संदर्भ में डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के द्वारा कहा गया है कि 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत राज्यों का एक समूह था जो किसी भी आक्रमणकारी को जो उसे जीतने की शक्ति और इच्छा रखता हो सरलता से शिकार हो सकता था। बाबर के आक्रमण के पूर्व भारत में केंद्रीय सत्ता के अभाव की स्थिति को बाबर ने स्वयं तुजुक ए बाबरी में वर्णन किया है। उसने लिखा है कि भारत में 5 मुसलमान तथा 2 काफिर बादशाहों का राज्य था। अगर हम पूरे भारतवर्ष पर विचार करें तो उस समय विजयनगर और मेवाड़ हिंदू राज्य थे तथा दिल्ली, गुजरात, बहमनी, मालवा और बंगाल मुसलमान राज्यों की श्रेणी में आते थे। शक्तिशाली केंद्रीय शक्ति के नहीं होने के कारण इन सभी राज्यों पर कोई नियंत्रण नहीं था और यह सभी राज्य एक दूसरे से युद्ध में संलग्न रहे थे। बाबर के आक्रमण के पूर्व भारत की राजनीतिक स्थिति इतनी दयनीय थी कि कई शासकों के द्वारा अपने शत्रु राज्यों को पराजित करने के लिए विदेशी आक्रमणकारियों को निमंत्रण दिया जाता रहा था। बाबर के आक्रमण के समय वास्तविक स्थिति यह थी कि भारत में केंद्रीय शक्ति का पतन हो गया था। भारत में अधिकांश स्वतंत्र शासकों की उपस्थिति थी जो अपनी सत्ता बढ़ाने के लिए आपस में संघर्षरत रहे थे। उनमें कोई राष्ट्रीय एकता की भावना नहीं थी। लेनपुल के द्वारा बाबर के आक्रमण के पूर्व भारत की स्थिति का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि विजेता जाति अशांतकारियों की एक भीड़ में बदल गई थी। दिल्ली सल्तनत के बड़े बड़े प्रांतों के अपने शासक थे। छोटे छोटे नगरों, जिलों, यहाँ तक कि दुर्गों आदि पर वहां के सरदारों ने अधिकार कर लिया था। इस प्रकार भारत पर आक्रमण के लिए बाबर के समक्ष एक उपयुक्त परिस्थिति विद्यमान थी। बाबर के पूर्व भारत के आक्रमण की स्थिति के संदर्भ में हम सर्वप्रथम राजनीतिक स्थिति के अंतर्गत भारत के प्रमुख राज्यों का अध्ययन करेंगे, जिसमें यह देखेंगे कि इन राज्यों की राजनीतिक स्थिति या शासक वर्ग की स्थिति क्या रही थी। फर्स्ट यहाँ पे यदि हम चर्चा करें पंजाब के संदर्भ में तो हम ये देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के अधीन पंजाब एक महत्वपूर्ण राज्य के रूप में उपस्थित रहा था।
लेकिन इब्राहिम लोदी से नाराज होकर दौलत खां पंजाब का स्वतंत्र शासक बन गया था तथा दौलत खान इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने का कार्य किया था। आलम खां, जो इब्राहिम लोदी का चाचा था, वह भी पंजाब में रहते हुए आगरा पर अधिकार करना चाहता था और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह इब्राहिम लोदी का विरोध कर रहा था। तो यहाँ पे ये देखा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत के पतन के पश्चात उस समय भारत की जो राजनीतिक स्थिति रही थी वो काफी दयनीय रही थी। पूरा भारत ही एक प्रकार से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो चुका था। यहाँ तक कि जो आंतरिक द्वेष या हम कह सकते हैं आपसी मतभेद यहाँ के शासकों में रहा था, यह भी उत्तरदायी रहा था कि इसने बाबर को मौका दिया था भारत पर आक्रमण करने का और अपने शासन को यहाँ पे स्थापित करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम कश्मीर के संदर्भ में बात करें तो बाबर के आक्रमण के पूर्व अगर हम कश्मीर की स्थिति को देखते हैं तो कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शाह मिर्जा के द्वारा स्थापित किया गया था। शाह मिर्जा द्वारा स्थापित कश्मीर स्वतंत्र राज्य के महान शासक की बात करें तो शाह मिर्जा के वंशज जैनुल आबदीन एक महान शासक रहा था जिसने शासन व्यवस्था में शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक कार्य किया था और संस्कृत की शिक्षा को प्रचारित एवं प्रसारित करने का कार्य किया था। वह एक धार्मिक सहिष्णु शासक था। यही कारण है कि उसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है, किंतु उसकी मृत्यु के साथ ही कश्मीर में अशांति और अव्यवस्था व्याप्त हो गई थी, जिसके कारण कश्मीर का मुसलमान राज्य अस्तित्व पतन की ओर अग्रसर हो गया था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम चर्चा करें सिंध के विषय में, बाबर के आक्रमण के समय अगर हम सिंध की स्थिति को देखते हैं तो हमें यह जानकारी मिलती है कि सिंध की स्थिति उस समय अरगुन वंश के शासक के अधीन रही थी। सिंध में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही सुबरा नामक राजवंश की स्थापना हो गई थी। इस राजवंश के द्वारा लंबे समय तक सिंध पर शासन व्यवस्था कायम नहीं रखा जा सका था और सिंध की इस राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाकर कंधार के गवर्नर शाह बेग ने 1520 ईस्वी में सिंध पर अधिकार कर लिया था। शाह हुसैन, जो शाह बेग का पुत्र था, उसने सिंध के साथ ही साथ मुल्तान पर भी अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम गुजरात के विषय में बात करें तो हम यह देखते हैं कि बाबर के आक्रमण के समय यदि गुजरात की स्थिति की चर्चा की जाए तो गुजरात का शासक इस समय मुजफ्फर शाह था। मुजफ्फर शाह के शासनकाल में गुजरात, मालवा और मेवाड़ के पड़ोसी राज्य आपसी आक्रमण में संलग्न रहे थे। अगर हम पानीपत के युद्ध के संदर्भ में बात करें तो इस युद्ध के पूर्व ही मुजफ्फर शाह की मृत्यु हो गई थी तथा उसका पुत्र बहादुर शाह गुजरात का शासक था जिसने हुमायूं से संघर्ष किया था। बाबर के आक्रमण के पूर्व अगर हम भारत की स्थिति के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण दिल्ली के संदर्भ में चर्चा करें तो हम यह देखते हैं कि उस समय दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का शासन रहा था। इब्राहिम लोदी के संदर्भ में अधिकांश इतिहासकारों का यह मत है कि वह अयोग्य शासक था और शायद यही कारण है कि बाबर ने इब्राहिम लोदी के संदर्भ में लिखा है कि वह एक अनुभवहीन व्यक्ति था तथा अपने कार्यों के प्रति लापरवाह था। वह बिना किसी योजना के आगे बढ़ जाता, रुक जाता और पीछे लौट जाता था। युद्ध क्षेत्र में भी वह अदूरदर्शिता से लड़ता था। वह अभिमानी और निर्दयी था। उसने अपने कठोर नीति और बुरे व्यवहार के कारण अपने आमीरों और सरदारों को रुष्ट कर दिया था। परिणाम स्वरूप वह विद्रोही हो गए थे तथा उसे पदच्युत करने के लिए षड्यंत्र करने लगे थे। वास्तव में बाबर के आक्रमण के पूर्व दिल्ली का वैभव समाप्त हो चुका था तथा प्रशासनिक दृष्टि से दिल्ली कुछ प्रदेशों तक ही सीमित रह गया था। लाहौर का सूबेदार दौलत खां इब्राहिम लोदी के विरुद्ध था तथा उसने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। उसने बाबर को भी दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। अगर हम बिहार को देखें तो बिहार भी दरिया खां के नेतृत्व में अपनी स्वतंत्रता घोषित कर चुका था। सच तो यह है कि बाबर के आक्रमण के पूर्व दिल्ली राज्य पूरी तरह से कमजोर, अव्यवस्थित और दुर्बल हो चुका था। तो यहाँ पे ये देखा जा सकता है कि बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली जो राजधानी रही थी, दिल्ली सल्तनत के शासकों के अधीन,
इसकी भी जो वैभव था उसमें भी हमें गिरावट देखने को मिलती है। भारत में उस समय राजनीतिक अस्थिरता का माहौल तैयार हो गया था और इसके अलावा जितने भी राज्यों के संदर्भ में मैंने यहाँ पे चर्चा की है इस वीडियो में, इसके अलावा अन्य भी राज्य रहे थे जिसके विषय में मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगी। इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।